तो बच्चों हम बात अब करेंगे पोलैंगिक डेवलपमेंट की, माइक्रोस्पोर से पोलैंगिक डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु होता है, माइक्रोस्पोर जो होता है वो पोलैंगिक में डेवलपमेंट कर लेता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है परागकण के अंदर। तो परागकण जो होता है वो भित्ति होता है, इसमें दो भित्ति होती है, एक्साइन और एंटाइन, और माइक्रोस्पोर में भित्ति का निर्माण हो रहा होता है। तो ये एक माइक्रोस्पोर है जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर, और इसमें एक ही न्यूक्लियस है, और ये मैं डॉट डॉट से दिखा रखा है जो ये आपकी डेवलपिंग एंजाइम है या विकसित विकासशील बाह्यचोर डेवलपिंग एंजाइम को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो सब प्रथम इसमें क्या होगा, ये जो केंद्रक था, जो मध्य में था केंद्रक, वो केंद्रक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि विकास के दौरान इसमें रिक्तिका बनती है, ये वैक्यूल है वी, रिक्तिका का निर्माण होता है। इस रिक्तिका के कारण ये केंद्रक इसमें एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक तरफ शिफ्ट होने के कारण ये असंविभाजन करता है। तो अब इसमें क्या होगा, रिक्तिका में शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर अब असममित विभाजन होगा। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल में, असममित विभाजन कहाँ होता है। तो असममित विभाजन कहाँ होता है, लघु बीजाणु में। उसके कारण असममित विभाजन होता है, जिससे हमारे पास ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, एक बड़ा और एक छोटा। ये केंद्रक है, एक तो ये बड़ा केंद्रक होता है साइज में, एक छोटा केंद्रक होता है। तो इस सेल में आप देखिए, इस वाले डायग्राम में यहाँ पर डेवलपिंग एंजाइम थी, यहाँ पर एंजाइम का निर्माण हो चुका है। इस वाले डायग्राम में आप देखिए एक केंद्रक दिख रहा है आपको, ये बड़ा केंद्रक है, इसे बोलते हैं Vn, और दूसरा एक केंद्रक छोटा होता है जिसे बोलते हैं Gn। तो मैंने यहाँ दो शब्द दिए, Vn और Gn। Vn जो होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक, हिंदी में अगर बोले तो उसे बोलते हैं कायिक केंद्रक कहते हैं। और दूसरा जो आता है Gn, इसे बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं जनन केंद्रक। तो हमारे पास दो प्रकार के हो गए, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। अब जो जनन केंद्रक होता है उसके चार ओर के पश्चात भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया था, ये भित्ति बन रही है। तो हमारे पास अब ये दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, एक ही परागकण के अंदर दो तरह की कोशिका बन जाती है। एक जो बड़ी होती है इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, या ऐसे कहते हैं हिंदी में कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, कुछ बुक्स में बेटा इसके लिए ट्यूब सेल नाम दिया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में भी इसको ट्यूब और वेजिटेटिव दोनों कहा गया है, ट्यूब सेल्स कहा जाता है। तो ट्यूब सेल्स क्यों कहता जाता है, क्योंकि बाद में यही कोशिका परागनलिका पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, इसलिए इसे ट्यूब सेल भी कहा जाता है। और दूसरी जो होती है इसे कहा जाता है जनरेटिव सेल, हिंदी में बोलते हैं जनन कोशिका। तो आप लोग बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई है अलग। मैंने लिखा है जनन केंद्रक, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो जनन केंद्रक आता है, और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कोशिका की, इसमें बॉल बनने के बाद, तो जनन कोशिका कहलाती है। तो कायिक केंद्रक बड़ा होता है, जनन केंद्रक छोटा होता है। जब ये भित्ति बन जाती है तो ये कायिक जनन कोशिका कहलाती है, और ये जो बड़ा केंद्रक था ये वाली कोशिका आपके कायिक कोशिका कहलाती है। और बाद में ये इस मुख्य जो एंटाइन होती है उससे अलग हो जाती है, और अब ये कोशिका इसमें तैर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि जनन कोशिका कायिक कोशिका में तैरती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग फ्लोट कर रही है, ये कौन सी कोशिका हुई, वीसी कायिक कोशिका, और ये जो कौन सी है जीसी। तो बड़ी कोशिका, वीसी कौन सी है, बड़ी कोशिका वीसी होती है, और उस बड़ी कोशिका में छोटी जनन कोशिका तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। तो हमारे पास ये जो लघु बीजाणु था, इस लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर था, इससे ये परागकण का निर्माण हुआ। क्या होना, ये पोलैंगिक या परागकण कहते हैं। और यही अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद कहलाता है, क्योंकि नर युग्मोद्भिद का निर्माण
परागण के पश्चात, पोलिनेशन के पश्चात वर्तिका सतह पर होता है। इसलिए ये जो संरचना होती है ये परागण से पहले की अवस्था है, इसे हम बोलते हैं परागकण या पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर हम बात करें परागकण की, तो परागकण भी दो प्रकार से होते हैं। जब एंथर परिपक्व हो जाता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है, फटता है, तो उसमें परागकण दो प्रकार के स्थिति में मुक्त हो सकते हैं, 2 कोशिकीय अवस्था और 3 कोशिकीय अवस्था। तो यहाँ बात करते हैं परागकण की, जब पुष्प ओपन होता है, पुष्प के अंदर परागकोश फटते हैं अर्थात डिसेंस होता है अंतर का, तब परागकण बाहर मुक्त होते हैं। और जब ये परागकण मुक्त होते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला 2 सेल स्टेज, 2 कोशिका अवस्था, और दूसरा होता है 3 सेल स्टेज हम कहते हैं, या 3 न्यूक्लियर स्टेज। बेटा मेनली जो इसको कहा जाता है वो न्यूक्लियस स्टेज है, क्योंकि न्यूक्लियस होते हैं 3, परंतु हम जब साथ में बोलते हैं तो 2 सेल 3 सेल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 3 ये केंद्रीय की अवस्था होती है। तो पहले हम बात करते हैं 2 सेल स्टेज की। 2 सेल स्टेज का मतलब हुआ कि जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उसमें 2 कोशिका होती है, एक कायिक कोशिका और दूसरी छोटी जनन कोशिका पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं 2 सेल स्टेज। और यह जो होता है सामान्यतः डाइकोट्स प्लांट्स में होता है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर 2 कोशिका अवस्था होती है। अपवाद जरूर है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मेडिकल में, क्वेश्चन आता है कि द्विबीजपत्री पादपों में परागकण किस अवस्था में मुक्त होते हैं, तो ये आएगा आपका 2 कोशिका अवस्था। याद करो पिछले 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस, पाइनस, एफिड्रा, उनमें भी परागकण मुक्त होते थे। जैसे साइकस में बताया था आपको 3 कोशिका स्तंभ होता है, पाइनस में 4 कोशिका स्तंभ होता है और एफिड्रा में 5 कोशिका स्तंभ मुक्त होता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आवर्तबीजी पौधों में भी, एंजियोस्पर्म में भी जो हमारे पास परागकण है 2 स्थिति मुक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में 2 सेल स्टेज होते हैं, और एक बीजपत्री जो पादप होते हैं मोनोकोट, उनमें ये 3 केंद्र की अवस्था में मुक्त होते हैं। 3 केंद्र की अवस्था का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 हमारे पास है, ये तो है VN कायिक केंद्रक, और ये जो 2 दिख रहे हैं आपको बेटा ये है MN। MN का मतलब होता है मेल न्यूक्लियाई, या इन्हें बोलते हैं नर केंद्रक। तो एक बीजपत्री पादपों में परागण से पूर्व ही जनन कोशिका, जो जनन कोशिका थी विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर 2 नर केंद्रक का निर्माण कर देती है, जिससे यहाँ पर 3 केंद्रक होते हैं। इसलिए एक बीजपत्री पादपों में सामान्यतः 3 केंद्र की अवस्था में परागकण मुक्त होते हैं। ये परागकण किसी भी माध्यम द्वारा वर्तिका सतह तक पहुँचते हैं। वर्तिका सतह तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है परागकणों की, वो परागण कहलाती है, और परागण के पश्चात ये अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परागकण के कुछ विशिष्ट तथ्यों की बात करेंगे। कल तक जो हमने पढ़ा था कि परागकण क्या होता है, परागकण के अंदर जो संरचना होती है परागकण की 2 भागों में बांटी गई थी। एक परागकण की भित्ति जो होती है इसे पोलन वॉल कहते हैं, और जो 2 प्रकार की थी, एक बाह्यचोल, एक अंतःचोल। दूसरा था पोलन साइटोप्लाज्म, परागकण का साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर VC और GC 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, और VN और GN केंद्रक थे। कोशिकाएं होती हैं, VC और GC 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है, इनमें से कुछ चीज़ें आपकी NCERT में, कुछ NCERT से बाहर है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला एक बड़ा आता है जिसका नाम है पोलिनियम। फर्स्ट आता है पोलिनियम। पोलिनियम में बहुत कॉमन वर्ड है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, आपके NCERT में भी है। पोलिनियम परागपिंड। परागपिंड क्या होते हैं? ऑर्किडेसी और एक्सपेडिएसी 2 फैमिली जो होती है, आंकड़े की फैमिली, और जो ऑर्किड्स होते हैं फैमिली के अंदर परागकण विशिष्ट प्रकार की संरचना के फॉर्म में होते हैं। अर्थात जैसे अगर हम बात करें कैरोट्रोपिस की बात करें, आंकड़े की बात करें, तो उसके अंदर फ्लावर के अंदर गाइनोस्ट्रियम डिस्क बनती है। तो गाइनोस्ट्रियम डिस्क के कॉर्नर पर पोलिनियम पाए जाते हैं।
पोलिनियम में एक परागधानी के सभी परागकण मिलकर पोलिनियम का निर्माण करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये था कि एक पीएमसी डिवाइड होती है और वो 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और ये लघु बीजाणु टेट्राड के अंदर एक क्रम में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर ये परागकण है और ये परागकण आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं, मतलब यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हुए और ये इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये इसी फॉर्म के अंदर ही, इसी अवस्था के अंदर ही स्थानांतरित होते हैं। तो इस कंडीशन में बोलते हैं पोलिनियम। इसमें ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस्कुलम, और नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये पोलिनियम है, और ये पूरी संरचना ट्रांसलेटर एपेटस कहलाती है। ट्रांसलेटर एपेटस मतलब जो स्थानांतरण काम करती है। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है आंकड़े में, और कैराटोप्सिस आंकड़े का नाम पता होता है इसमें, और दूसरा ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर होता है। जब इनके पुष्प की जो गाइनोस्टिक डिस्क होती है, जो फ्लावर है आपने देखा होगा कैराटोप्सिस के अंदर, उसके बीच में एक चौड़ा भाग होता है, उस डिस्क के ऊपर जब कोई हनी बी इंसेक्ट आए बैठता है तो ये जो भाग होता है कार्पस्कुलम वाला भाग, ये उनके पैरों में फंस जाता है, और जब वो हनी बी जाती उड़ती है वहाँ से, तो उड़ने के पर ये उनके साथ अगले दूसरे फ्लोर पर पहुँच जाता है, और जिससे पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। तो मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेशन एपेटस किस में पाया जाता है, तो आंसर आता है एस्ट्रोप्टेसी फैमिली और ऑर्किडेसी फैमिली, या इनके एग्जाम्पल आते हैं ऑर्किड या कैलोट्रोपिस। सेकंड जो आता है इसमें वो आता है बच्चों पोलीस्पोरी। पोलीस्पोरी मतलब होता है बहुबीजाणुता। यहाँ पर बहुबीजाणु तो मतलब होता है पोली मतलब एक से ज़्यादा, बहु, और स्पोरी मतलब बीजाणु। यदि हमारे पास एक ही टेट्राड में 4 से अधिक बीजाणु पाए जाते हैं, अभी तो हम पढ़ते हैं कि सामान्यतः एक टेट्राड में केवल एक जो पीएमसी होती है उससे एक टेट्राड बनता है, और उसमें 4 ही बीजाणु पाए जाते हैं, लघु बीजाणु। लेकिन यहाँ पर यदि एक टेट्राड में 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोलीस्पोरी, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अमरबेल का स्पुटार। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन। कंपाउंड देखो, एक तो होता है परागकण जो नॉर्मल होता है, एक होता है संयुक्त परागकण। कंपाउंड पोलन मतलब संयुक्त परागकण। इसका मतलब क्या होता है टेट्राड। टेट्राड में परागकण स्थायी रूप से जुड़े हुए होते हैं। यदि एक परागकण जो होता है बनता है, हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एक पीएमसी होती है, डिवाइड होकर 4 लघु बीजाणु निर्माण करती है, जिससे टेट्राड निर्माण होता है। ये आपने कॉमन रूम पढ़ा है, ये कॉमन है। लेकिन यदि वो चारों परागकण अलग ना होकर चारों ही स्थायी रूप से जुड़े रह जाएं, उपस्थित हों, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग कंपाउंड पोलन ग्रेन। और इसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल होता है इसका ड्रोसेरा। क्या होता है ड्रोसेरा, टाइफा। टाइफा भी इसका एग्जाम्पल आता है। ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर, जलीय पौधे हैं जिनके अंदर लगभग ये इस तरह से पाया जाता है। फिर आते हैं एक वर्ड आता है मासूली। मासूली ये वैसे एम्स एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। मासूली का मतलब क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जब भी 6 से 8 या 64 परागकण, मतलब परागकणों का एक समूह जो होता है पूरा, वो अलग ना हो, जुड़ा हो, जुड़कर एक इकाई के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं मासूली। और ऐसी अवस्था कहाँ होती है, ऐसी अवस्था होती है बच्चों माइमोसा पुरिका में। छुई जो होती है माइमोसा, उसके अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है। अब हम बात करें और कुछ तथ्यों के बारे में, जैसे एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस तो आप लोगों ने बच्चों का नाम सुना होगा एलर्जी, सबने सुना होगा एलर्जी क्या होती है। एलर्जी हमें डस्ट से होती है, डस्ट में पाए जो पोलन होते हैं उनकी तरह होती है, कुछ पदार्थों केमिकल्स से होती है, किसी से व्यक्ति को कुछ वेजिटेबल से या कुछ जो आपके होते हैं स्पाइस होते हैं, मसाले होते हैं, उनसे होती है। तो ये एलर्जी के प्रकार होते हैं। तो हमारे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो आता है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी का मतलब हुआ कि कुछ पादप के परागकण हवा में स्प्रेड होते हैं
और वो हमारे नाक के द्वारा बॉडी के अंदर पहुँचते हैं परागकण, और वो केमिकल रिलीज करते हैं। उन केमिकल से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है, जैसे छींके आना, चक्कर आना, ये जो होती है। एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, अस्थमा जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी के द्वारा होती है। तो इनको हम बोलते हैं एरो एलर्जेंस, क्योंकि ये पोलन ग्रेन के द्वारा होती है तो पोलन एलर्जेंस बोलते हैं, और चूंकि हवा के द्वारा माध्यम होता है फैलने का, इसलिए वो बोलते हैं एरो एलर्जेंस। और ये पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास होती है, गाजर घास, चिनोपोडियम बथुआ होता है, आपका चौलाई होता है, एकाइरेंथस जिसे बोलते हैं चौलाई, इत्यादि जो पौधे होते हैं उनके परागकणों के द्वारा होता है। इंडिया में सर्वाधिक मात्रा में जो पालन एनर्जी होती है वो चिनोपोडियम बथुआ जिसे हम कहते हैं, बथुआ चिनोपोडियम उसके परागकणों द्वारा होती है, एमारैंथस के द्वारा होती है। परंतु अगर पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक एरो एलर्जेंस या पोलन एलर्जी ग्रुप में कौन काम करता है पोलन, तो आएगा एग्जाम्पल बेटा पार्थेनियम। सर्वाधिक पोलन एनर्जी विश्व में पार्थेनियम के द्वारा होती है, कैरेट ग्रास द्वारा होती है। इसके परागकण बॉडी के अंदर एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये हुआ एलर्जेंस। सेकंड आता है इसमें पोलन टैबलेट और सिरप। पोलन टैबलेट और सिरप आजकल मार्केट में पोलन से बनी हुई पोलन टैबलेट्स और उनके द्वारा बनी हुई सिरप्स होती हैं जो एज ए फूड सप्लीमेंट में होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में इनको काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स आर द रिच फॉर न्यूट्रिएंट, ये पोषक पदार्थों के भंडार होते हैं, इसलिए इन्हें फूड सप्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। और घोड़ों अश्व जो होते हैं उनके लिए भी इनको काम में लिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर पोलन टैबलेट और पोलन सिरप के रूप से मार्केट में ये मिलते हैं। फिर आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, बड़ा अगर हम बात करें लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, तो मिराबिलिस प्लांट होता है। मिराबिलिस का जो जलापा होता है, मिराबिलिस जलापा प्लांट नाम सुना होगा आप लोगों ने। मिराबिलिस का जो पोलन ग्रेन होता है वो सबसे बड़ा होता है। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन जो होता है वो मायोसोटिस होता है। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जो होता है वो जोस्टेरा होता है। जोस्टेरा एक्वेटिक प्लांट है, सीवीड्स कहते हैं इसको, समुद्री घास होती है, और इसमें ये फिलीफॉर्म टाइप का होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो इसे बोलते हैं जोस्टेरा। तो फिलीफॉर्म टाइप का होता है जो ये लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ दो वर्ड्स और आते हैं बच्चों, एक होता है पैरेनोलॉजी। पैरेनोलॉजी हिंदी में बोलते हैं पराग विज्ञान, ठीक है। स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन, पराग कणों के अध्ययन की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है पराग कणों के अध्ययन की, उसे हम बोलते हैं पोलिनोलॉजी। ये क्वेश्चन मेडिकल में आपके आ चुका है। पैलिनोलॉजी का संबंध किससे है, तो पैलिनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो आपके एनसीईआरटी में, वो है पराग किट। पोलन किट, पराग किट क्या होता है? जितने भी पौधे अधिकांश है जिनमें कीट द्वारा परागण पाया जाता है, उन सब में परागकण के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं पोलन किट, और ये चिपचिपी होती है। क्योंकि जब कीट एक पुष्प पर बैठता है तो ये परागकण उस कीट की बॉडी पर, शरीर पर चिपक जाते हैं, और जब ये दूसरी जगह जाकर पुष्प पर बैठते हैं तो ये वहाँ पर स्टिग्मा सरफेस से द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया होती है। तो मेडिकल के पर्पज से यहाँ तीन बड़े क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि पोलन किट किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है, तो आएगा ऐसे पादप जिनमें कीट द्वारा परागण होता है। एंटेमोफिलस प्लांट, ये मैंने लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, एंटेमोफिलस प्लांट होता है। इंसेक्ट पोलिनेटेड, जिनके द्वारा कीटों द्वारा पोलिनेशन होता है और पोलिनेशन होता है, परागण होता है, उनमें ये पाए जाते हैं। दूसरा लिपिड लेयर, किस प्रकार की लेयर पाई जाती है, तो लिपिड लेयर पाई जाती है। पोलन किट जो होता है किसका बना होता है, लिपिड लेयर का बना होता है, तेली परत लिपिड की बनी होती है। और तीसरा इनका जो कलर होता है हल्का येलोइश हो जाता है,
कैटिनोइड्स के कारण हल्का येलो रंग का होता है और यह कलर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के लिए, जो मेडिकल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे वो है आपके परागकण की। परागकण मैंने जैसे बताया था कि परागकण जो होता है उसकी दो स्थिति में या दो स्टेज में वो मुक्त होता है परागकोश से, 2 कोशिका अवस्था में, 2 कोशिका अवस्था में या 3 कोशिका अवस्था में। द्विबीजपत्री पौधों में 2 कोशिका अवस्था में होता है और एक बीजपत्री में और 3 केंद्र की अवस्था में मुक्त होता है। तो अब जब हम बात करते हैं हमारे पास जो परागकण होता है, जब ये पराग कोश से मुक्त होते हैं, लिबरेट होते हैं, कब होते हैं मुक्त परागकोश से? परिपक्व अवस्था में परागकोश के फटने के कारण। तो परागकोश मैंने आता था आपको कि परागकोश के परिपक्व होने पर एंडोथीशियम के कारण परागकोश फट जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे फटता है वो, और फटने के पश्चात इसे हम बोलते हैं एंथर डिसेंस। फटना क्या रहता है? एंथर डिसेंस। और इस फटने के पश्चात परागकण मुक्त हो जाते हैं और ये परागकण परागण द्वारा वर्तिका सतह तक पहुंचते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। फिर इसके पश्चात परागण की प्रक्रिया होती है, पोलिनेशन होता है, और पोलिनेशन के द्वारा ये फीमेल प्लांट वर्तिकाग्र सतह पर क्या कहते हैं स्टिग्मा सरफेस पर पहुंचते हैं। तो परागकण जो मुक्त हुए, किससे? परागकोश से मुक्त हुए, ये परागण हुए, परागण की क्रियाविधि हुई और उसके द्वारा कहाँ पहुंच गए? ये वर्तिका सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे अब तीसरे पॉइंट पे, इसका नाम होता है मेल गैमेटोफाइट, अर्थात नर युग्मोद्भिद द्वारा। मैंने आपको कल बताया था कि परागकण अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद है और परागकण प्रथम कोशिका होती है युग्मोद्भिद की। तो परिपक्व युग्मोद्भिद क्या होगा? यहाँ पर हम बात करें कि परागकण जो होता है, परागकण या पोलन ग्रेन जिसे हम कहते हैं, ये जब वर्तिका सतह पे होता है, गिरता है, वर्तिका सतह पर गिरता है, वर्तिकाग्र सतह स्टिग्मा सरफेस पर जब गिरता है तो यह अंकुरित होता है। अंकुरित होता है मतलब हुआ यह पराग नलिका का निर्माण करता है, तो इससे पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होता है। तो यहाँ मैं अगर डायग्राम समझाऊं बच्चों आपको, तो ये मेरे पास एक परागकण था, मान लीजिए एक पोलन ग्रेन है मेरे पास। इस पोलन ग्रेन में अंकुरण हुआ, अंकुरण होने पर इससे एक उभारनुमा स्ट्रक्चर बनेगी, इसे बोलते हैं पराग नलिका। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसे बोलते हैं पोलन ट्यूब या पराग नलिका। और इस नलिका का निर्माण जर्मपोर द्वारा होता है, अर्थात जर्मपोर से नलिका बाहर आती है और ये इंटाइन जो होती है बनी होती है। मैंने आपको कल बताया था कि इंटाइन जो होती है परागकण के अंदर 2 लेयर होती है, एक्साइन और दूसरी होती है इंटाइन।
आंतरिक जो भित्ति होती है वो इंटाइन कहलाती है और वो प्राणलिका निर्माण करती है। तो प्राणलिका जो होती है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एक क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है बच्चों कि प्राणलिका किस पदार्थ की बनी होती है, क्योंकि प्राणलिका इंटाइन की बनी होती है इसलिए प्राणलिका पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इस नलिका में जनन कोशिका और कायिक केंद्रक होता है। कुछ समय पश्चात यह जनन कोशिका विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर कुछ समय पश्चात नलिका होती है और विभाजित होकर यह दो नर केंद्रक का निर्माण करती है। तो ये दो नर केंद्रक का निर्माण करती है। ये एक पहले से होता है जिसे हम बोलते हैं कायिक केंद्र। तो हमारे पास प्राणलिका में 3 केंद्रक होते हैं। शीर्ष पर होता है कायिक केंद्रक, उसके पश्चात 2 केंद्रक वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नर केंद्रक। तो एक प्राणलिका में 3 केंद्रक होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल न्यूक्लियाई, और इस संरचना को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मक। क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मक। तो हमारे पास परागकण था, परागकण से क्या बना? परागकण का अंकुरण हुआ, परागकण से क्लोन ट्यूब बनी, क्लोन ट्यूब के अंदर जो जनन कोशिका थी उसे विभाजन किया और दो नर केंद्र का निर्माण कर लिया, जिससे हमारे पास नर का विकास हो जाता है। तो ये हमारे पास संरचना बनी। तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बारे में पूरा एक वर्णन करेंगे संक्षिप्त में, क्या क्या हमने स्टडी किया नर भाग के बारे में। ठीक, तो बच्चों हम लोग समराइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों पुष्प, फ्लावर पढ़ा था। पुष्प जो था उसके अंदर 4 भाग थे, कैलिक्स, कोरोना, एंडोशियम और गाइनोशियम। हमने उसमें से जो नर भाग था उसका अध्ययन किया था। नर भाग जो होता है उसको बोलते हैं उमंग या एंडोशियम। इसकी जो इकाई थी वो थी पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर 3 भाग थे हमारे पास, परागकोश या एंथर एक चीज, दूसरा संयोजी कनेक्टिव और तीसरा फिलामेंट, जैसे होते हैं पूतंतु। तो हमारे पास स्टेमन के 3 भाग थे, हमने पढ़ा था। ये पुष्प, पुष्प नर भाग और पुंकेसर, पुंकेसर 3 भाग। इसमें जो हमने पढ़ा था वो था परागकोश। परागकोश के अंदर हमारे पास 2 चीजें थी कि परागकोश होते हैं 2 तरह के होते हैं, मेयोथिक और डायथिकस पर, और प्रत्येक परागकोश के 2 भाग होते हैं संरचना के आधार पर हमने बात किया था। एक था एंथर वॉल और दूसरा था हमारे पास यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर वॉल जो थी वो 4 प्रकार की थी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, सबने डिटेल में पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। एपिडर्मिस जो थी वो प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथीशियम जो था वो एंथर डिसेंस के काम आती थी। और इसमें फाइब्रस बैंड थी जो अल्फा सेलुलोज की बनी हुई थी। मिडिल लेयर और टेपिटम दोनों थी, ये दोनों न्यूट्रिशन के काम आती हैं। ये न्यूट्रिशन या पोषण के काम आती है, ये भी न्यूट्रिशन के काम आती है। ये जो एपिटम थी ये 2 प्रकार की थी, एक
अमीबॉइड और दूसरी ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी कह सकते हैं इसको हम लोग। एक आदिम थी और एक प्रगत थी। अब हम बात करते हैं सेकंड माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की मैकेनिज्म हुई। माइक्रोस्पोरेंजियस का मतलब कि इसमें पीएमसी ने बनाया माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बना बच्चों? माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु बना था। और यहाँ पर ये मियोसिस हुई थी, युग्मक निर्माण हुआ था, मियोसिस हुई थी। तो पीएमसी में मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बना? माइक्रोस्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स थे, इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर सेकेंड स्टेप हुआ था फॉर्मेशन ऑफ पोलर ग्रेन। क्या बना था? पोलर ग्रेन। तो मैं अगर यहाँ डायग्रामेटिक शो करूँगा आप लोगों को बच्चों, तो ये मेरे पास पीएमसी, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राइडल माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये 4 यहाँ पे बनाए थे मैंने आपको माइक्रोस्पोर्स, जो एक केंद्र के होते हैं और जिन पे विकास हो रहा होता है। इनसे हमारे पास बने लघु बीजाणु से परागकण बने, अर्थात माइक्रोस्पोर पोलर ग्रेन में परिवर्तित हो गए। ये सामान्यतः 2 कोशिकाएं होते हैं डाइकोट्स के अंदर। इनमें 2 कोशिकाएं थी, वीसी और जीसी। फिर इनमें परागण हुआ, परागण के बाद इनमें पराग कणों का अंकुरण हुआ, जिसे हम बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। और पोलन जर्मिनेशन से बनी हमारे पास पराग नलिका, पोलन ट्यूब बनी। और पोलन ट्यूब बनने के बाद क्या हुआ? जनन कोशिका का विभाजन हुआ, और जनन कोशिका ने क्या बनाए? 2 नर केंद्र का निर्माण कर दिया। तो ये तो हुआ अंकुरण। इस प्रकार से शुरू होता है जनन छिद्र द्वारा। और यहाँ पर बाद में ये 2 नर केंद्रक और ये आपका कायिक केंद्रक। तो इस रचना को बोलते हैं हम लोग नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। तो वापस रिपीट कि पुष्प का नर भाग पुमंग की इकाई पुकेसर में 3 भाग थे। परागकोश मुख्य भाग में 2 भाग, एंथर वाल माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर वाल 4 प्रकार की। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेंजियसिस होगी, जिससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, परागकण हुआ। परागकण बनने के बजाय परागण हुआ, परागण में अंकुरण हुआ वर्तिका सतह पर स्टिग्मा सरफेस पर। उससे हमारे पास पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। पोलन ट्यूब में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर केंद्र का निर्माण करती है, और यह संरचना कहलाती है नर युग्मोद्भिद। तो हम यहाँ बात करते हैं 3 चीजें हमारे पास आती है जो बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, या जो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है कि 3 शब्द आते हैं हमारे पास। एक होता है लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। दूसरा वर्ड आता है परागकण, पोलन ग्रेन। और तीसरा वर्ड आता है हमारे पास, वो आता है मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद। तो बच्चों तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एमजी या मेल गैमेटोफाइट, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तीनों में क्लियर का डिफरेंस है। अगर मेरे पास सबसे पहले हम बात करें लघु बीजाणु की, यह हमेशा एक केंद्र के होता है और इसके ऊपर एग्जाइड का निर्माण हो रहा होता है, तो यह लघु बीजाणु है। परागकण ये 2 या 3 केंद्र के होता है और इसके अंदर
एग्जाइन का निर्माण कंप्लीट रूप से हो चुका होता है, अर्थात एग्जाइन टाइम बन चुकी होती है, तो ये कहलाता है परागकण। और यदि परागकण अंकुरित हो जाता है और परागनलिका का निर्माण कर लेता है और जनन कोशिका विभाजित होकर नर केंद्रक का निर्माण कर देती है, तो यह मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो आपके पास तीनों डायग्राम है, ये डायग्राम माइक्रोस्पोर का है, एक केंद्रक है, ये दो कोशिका अवस्था दिख रही है आपको, परागकण है, और ये मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आवर्तबीजी पादपों में नर भाग का विकास किस प्रकार से होता है। तो इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो नर भाग के निर्माण की बात है। पहली माइक्रोस्पोरेसिस, दूसरी डेवलपमेंट ऑफ पोलैंगिन, और तीसरी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर बच्चों?